नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर साहब। चक्रव्यूह के घेरे में क्या लें, आप तो वैसे ही घिरे घिरे से नजर आ रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इस हालत का? हालत का जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि पूरा हरियाणा भी जानता है, पूरे देश की कांग्रेस जानती है। पुराने जो आपके बयान हैं उसके आधार पर मैं कहूँ तो इसका जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। सही कह रहा हूँ? मैंने तो हमेशा ये कहा है कि पीएसओ हैं सतीश राठी करके, 3-4 और पीएसओ उसके अंदर थे। ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि कौन कौन उसके अंदर थे और उसके साथ साथ गुंडे एलिमेंट थे। ये कांग्रेस की जो राहुल जी 25-30 दिन की यात्रा करके आए थे, 18 से 20 घंटे उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसान की, मजदूर की, आवाम के दर्द को समझा था। उसके स्वागत में हम सब पूरे दल बल के साथ वहाँ पर थे और ये तीसरी बार हुआ। पहले 2 रैलियाँ हुई, उनमें इसी तरीके से उनके कार्यक्रम को डिसरप्ट किया गया। तीसरी बार ये किया गया, तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति और साजिश कांग्रेस के खिलाफ भी रही, मेरे खिलाफ भी रही और राहुल जी के कार्यक्रम को सैबोटाइज करने की रही। तो ये जो पीएसओ हैं कौन साहब हैं? हम तो जानते नहीं इनको, इसके बारे में आप हमें बताइए। खाली पीएसओ तो सबको पता है। नहीं, हमें नहीं पता। सतीश राठी करके पीएसओ है। किसका पीएसओ है? नहीं, पीएसओ तो ये किसका है, ये तो प्रदेश की सरकार बता सकती है कि किसको दिया हुआ है। हमें बताइए ना। नहीं, ये मुझे नहीं पता कि किसका पीएसओ है, लेकिन ये पीएसओ सरकारी है और इसने सामने से देख करके मैं रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चारों तरफ से लाठियाँ हैं और मैं तो बाहर था। हमारे साथियों ने कहा कि ये लगातार डिसरप्ट कर रहे हैं, आप अंदर आइए। मैं बैरिकेड कूद करके जाता हूँ और सामने इस तरह के फ़ोटो मिलते हैं लठ लेकर के। तो ये साफ संकेत आप कहने से बच रहे हैं, हम नहीं बचते। हम तो साफ साफ कहते हैं ये जो पीएसओ हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं। ये सरकार बताएगी। ये सरकार को तो आप और मुझे नहीं पता कि ऑफिशियली किसके पीएसओ वो फोटोज दिखा रहे थे, वो वीडियो भी ईटीवी पर हमने चलाया कि किसके पीएसओ आप बता रहे थे। आज चक्रव्यूह में आप उनका नाम लेने से बच रहे हैं। नहीं, वो मैंने वही बताया कि पीएसओ किसके हैं ये सरकार बताए। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी कई मजबूरियां होंगी, नाम नहीं ले पा रहे हैं आप पूर्व मुख्यमंत्री का। आप अभी कह रहे थे कि ये कांग्रेस के ऊपर हमला है, तो कांग्रेस के ऊपर जो हमला है ये तो कांग्रेसी लोग हैं, आपके साथी लोग हैं। इनमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके ऊपर हमला कर दें? नहीं, हिम्मत का स्रोत कहीं ना कहीं से तो होगा, वो भी जानने की ज़रूरत है। कौन कौन इसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे वो भी जानने की ज़रूरत है। पूरी दिल्ली पुलिस मिल जाए, आरएमएल हॉस्पिटल मिल जाए। देखिए, पार्टी के पद के हिसाब से अगर हम हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो आज आप सबसे ऊंचे बड़े कद पर हैं। आप हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, फिर भी जो आला कमान है वो सुन नहीं रही है। क्या हम ये जानें, या फिर जिनके साथ आपका 36 का आंकड़ा मानेंगे नहीं आप, दिखता है या रहता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके जो खैर खवा हैं वो लगातार अब नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक लीडरशिप की सुनने की बात है, लीडरशिप का विश्वास मेरे में है, मेरा विश्वास लीडरशिप में है और अटूट विश्वास राहुल जी, सोनिया गांधी जी में है, जिन्होंने मुझे समय समय पर बहुत सोच समझ करके राष्ट्रीय स्तर की भी जिम्मेदारियां दी, एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और ये वाला जो ग्राफ है अब हमें लगता है और बढ़ने वाला है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि कुछ दिनों में राहुल गांधी जी बन जाएंगे पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय, फिर अशोक तंवर की बल्ले बल्ले। ये तो एक सच्चाई है कि राहुल जी ने वो जिम्मेदारी संभालनी है, पूरा देश उनकी तरफ देख। आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है? बल्ले बल्ले नहीं, मैं संगठन का एक सिपाही हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। नहीं, उनके मुस्कुराइए। नहीं, उनके आदेश मुस्कुराना कॉन्फिडेंस आएगा ना फिर। नहीं, कॉन्फिडेंस तो मेरे सहयोगियों में है। पिछले 2.5 साल के अंदर आज कांग्रेस को हम बिल्कुल जहाँ नीचे के स्तर पर आ गई थी उससे ऊपर उठा करके लेके आए। तो मैं समझता हूँ कि वो साधारण कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं घर पे बैठ गए थे, उपेक्षित महसूस करते थे, दूसरी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में चले गए थे, उनको हम लेकर के आए और आज उसी का नतीजा है कि कम से कम 6-7 तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए। आप चाहें तो हम उनके नाम भी गिनवा सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो आपको ज़्यादा पता होगी।
आज उसी का नतीजा है कि पार्टी की मुखालफत पार्टी लाइन से हटकर आपके बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। फारसी में एक कहावत है, हनज दिल्ली दूर हस्त, दिल्ली अभी दूर है और 3 साल प्रदेश के चुनाव को हैं, 2.5 बिल्कुल साल। यही मान के मैं चलता हूँ, दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली वही फिर दूर है। भी क्यों बौखलाहट है? नहीं, क्योंकि आज तो बौखलाहट- मुख्यमंत्री बन नहीं रहा। आज कोई आज नहीं तो बन रहा है। मुख्यमंत्री ना अशोक तंवर बन रहे हैं, बिल्कुल। ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन रहे हैं, यही मैं समझाना चाहता हूँ, ना किरण चौधरी बन कि- सकती कि है, आज ना जरूरत कुलदीप बिश्नोई बन सकते हैं, आज जरूरत ना ये ही है। रणदीप सुरजेवाला बन सकते हैं। तो ये क्यों झंडा लेकर क्यों एक दूसरे के साथ ये लठबाजी हो रही है? यही हमने समझाने का और यही हमने अपील समय समय पर की है। हमारा तो एक ही सपना है कि हमारे रहते प्रदेश के अंदर कांग्रेस की दोबारा सरकार आए, हम केंद्र में राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री देखें, और उसके लिए हमारा, मैं समझता हूँ कि एक एक मिनट पार्टी की सुदृढ़ता, उसकी मजबूती और जनता में विश्वास पैदा करने के लिए है। मोदी साहब की आप लगातार मुखालफत करते रहते हैं, करना भी चाहिए, आपका धर्म है, क्योंकि आप हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आपके मुंह से अच्छा लगता है अगर आप उनकी मुखालफत करें, लेकिन आप ही के पार्टी के लोग जब टेलीविज़न स्क्रीन पर आकर ये बयान देते हैं कि कांग्रेस के कभी अच्छे दिन नहीं आने वाले, उस बयान के क्या मायने निकलते हैं? और कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आपने उन पे क्या कार्रवाई की? आप उनमें कार्रवाई करने से असमर्थ हैं तो कमलनाथ जी ने क्या किया? कमलनाथ जी भी नहीं कर सकते तो सोनिया जी और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? देखिए, जिन लोगों के मन में ये है कि कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, पहली बात तो ये अच्छे दिन का जो जुमला था उससे बाहर इस देश को भी निकालना है और खुद भी निकलना है। कांग्रेस का वो कम से कम पॉजिटिविटी बात वही तो कर रहे हैं, कह रहा हूं, आपकी पार्टी वाले तो और नेगेटिविटी आपकी पार्टी के लिए फैला रहे हैं, कांग्रेस का डंके की चोट पे फैला रहे डंके की हैं। चोट पे हमारे मैं- कान में मैं ऑफ भी- रिकॉर्ड नहीं मैं बोल भी रहे, हमारे डंके- कार्यक्रम में आके बोल रहे हैं। मैं डंके की चोट पे ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस का भविष्य इस देश में, हरियाणा प्रदेश में सबसे बेहतर है, बशर्ते हम खुले मन से, दिल साफ करके अपनी क्षमता का सदुपयोग करें। ब्रेक में जाने से पहला मेरा सवाल यह है कि जो आपकी हरियाणा कांग्रेस है ये पूरे तरीके से बिखर गई है, इसमें अलग अलग गुट बने हुए हैं और गुटबाजी यहाँ पे चल रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो फिर उसको अपना मानने वाला कोई बचा नहीं है। नहीं, बिखराव की कोई स्थिति नहीं है। लोगों की व्यक्तिगत, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ऊपर आती हैं, उसकी वजह से भी कहीं टकराव पैदा होता है, वो होगा भी। जहाँ तक सवाल पार्टी की यूनिटी का है और मजबूती का है, वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी मजबूत होती दिख भी रही है। कांग्रेस की सिपाही की तरह घुमा फिरा कर बयानबाजी कर रहे हैं अशोक तंवर, लेकिन ये चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह में हर सवाल का जवाब तलाशा जाएगा। अभी पिक्चर बाकी है, शो बाकी है, इसलिए आप कहीं मत जाइए, रिमोट को हाथ मत लगाइए। हम अशोक तंवर से जानेंगे कि कौन से लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, जो पार्टी से खुद को बड़ा मान रहे हैं, और कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के मायने क्या हैं, अगर कुछ हैं तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में हैं, इन सभी का जवाब तलाशेंगे एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं अशोक तंवर साहब। अशोक तंवर, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आपकी ये हालत देखकर वाकई मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। ये जो बेवफा मैं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूँ, क्योंकि आप तो उसको महबूबा मानते हैं। ये हाल हो गया और कोई पूछने वाला नहीं। किसने नहीं पूछा, सबने पूछा भी और सबके मन में दर्द भी है। लोग देखने भी आए, मिलने भी आए, मैं भी जा करके अपनी बात, तो हमने देखा जो आपको देखने जा रहे थे उनको आपके समर्थक रोक ले रहे थे। हुड्डा साहब भी गए थे, उनको रोक लिया करते, ना भाई नहीं, मुझे इसकी, आप अंदर नहीं जाओगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। देखने आपको राहुल गांधी भी गए, वो भी हमें जानकारी है, उससे बड़े आपके लिए कोई हो नहीं सकते। देखने आपको मनोहर लाल खट्टर भी गए और उनको आपने यही तस्वीरें दिखाई जो आप मुझे दिखा रहे हैं। नहीं, मैंने तस्वीरें नहीं दिखाई। आपकी पत्नी ने दिखाई? नहीं, कोई उनको फोटो नहीं दिखाई गई। फोटो दिखाई गई, वो वीडियो है हमारे पास। वो फोटो नहीं, हमारे साथियों ने ये जरूर कहा कि एक पीएसओ इन्वॉल्व था। वो भी मेरे पीएसओ ने कहा
कि एक पीएसओ इन्वॉल्व था और पीएसओ आपके दायरे में आता, हरियाणा सरकार का पीएसओ है, उसके ऊपर कार्रवाई करिए। और ये कार्रवाई तो मैं समझता हूँ ये जो दर्द था ना, ये बहुत ट्विस्ट था ये राजनीति में दर्द- कि दर्द- जो अपने हैं वो गैर से लगते हैं और जो गैर हैं वो हालचाल कोई भी पूछने जाते पूछने हैं। आएगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं प्रदेश समझता के हूँ कि उनके अध्यक्ष सामने जो जो बात ओपोजिशन पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, उनको अपना दर्द बयां करना पड़ रहा है, क्योंकि आप कह रहे थे आपके साथ जाति हुई, आप कह रहे थे जाति हुई, मैंने व्यवस्था की बात उनसे व्यवस्था की। पे सवाल उठाए। मैंने व्यवस्था की बात ये की हाँ। कि दिल्ली पुलिस और उसके साथ साथ आरएमएल और उसके साथ साथ बाद में SC/ST कमीशन में भी किस तरीके से घालमेल किया गया। मैंने व्यवस्था की बात ये की कि दिल्ली के अंदर जहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है, राष्ट्रपति भवन कुछ ही दूर पे, आपकी FIR तो लिख ली गई? नहीं लिखी, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। और वहाँ पर न्यायपालिका का सबसे बड़ा केंद्र है, पूरे देश का मीडिया वहाँ पर है, ऑफिस सबके सामने हुआ। आपको नहीं, सबके में सामने आपको पूरा VVIP ट्रीटमेंट मिल रहा था? नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। क्या अगर नहीं मिला? ट्रीटमेंट नहीं मिला, अगर ट्रीटमेंट मिलता तो मैं और मेरे साथी गंगाराम नहीं जाते थे। कौन मैनेज कर रहा था? मैनेज तो किसने किया, ये सब समय के साथ आ जाएगा। हरियाणा में आपकी सरकार नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, बीजेपी वाले आपके लिए मैनेज करेंगे नहीं, क्योंकि उनको क्या लेना देना। हुड्डा गुट या तंवर गुट आपस में लड़ रहे हैं, वो तो खुश हो रहे होंगे, तो मैनेज कौन कर रहा था? कोई ना कोई ताकतें थी। कौन थी? दिव्य ताकतें थी, असुर ताकतें थी, कौन सी ताकत थी? दिव्य ताकतें भी नहीं थी, असुर ताकतें मैं बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी थी, मैं समझता हूँ कि जिनकी इंसानियत मर गई थी, जो उनका नाम भूल जाते हैं आप या लेना नहीं चाहते थे, और जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कम से कम इलाज तो होने दें। वो जो दिव्य शक्तियाँ उस वक्त काम कर रही थी, जो आपका इलाज नहीं होने दे रही थी, वो असुर शक्तियाँ जो आपकी FIR दर्ज नहीं होने दे रही थी, उनका नाम लेने में आपको ऐतराज़ क्या है? नहीं, ऐतराज़ मुझे ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, सिपाही भी हूँ, हम तो कहते सेनापति हो। नहीं, मुझे एक गरिमा भी रखनी है और मेरा समर्पण है पार्टी के प्रति। और अगर मैं समझता हूँ चाहे अभी क्या क्या हुआ आप बता रहे थे, गरिमा रखूंगा, चाहे मेरी गर्दन में मुझे कॉलर लगानी पड़े, ये इसी का नतीजा है कि मैं अंदर गया, वो टूट जाए। मैं अंदर गया, मैं तो बैरिकेड के बाहर था, मैं आपको वीडियो ये फोटो दिखा सकता हूँ, ये हम सारी आपसे लेंगे। मैं बाहर था और अंदर से जब आवाज़ आई कि झगड़ा कर रहे हैं लोग, हमारे लोग 5 गुना ज़्यादा थे, और उन्होंने जब आवाज़ की कि इस तरीके की स्थिति है, क्योंकि जब 5 घंटे से लगातार वो थे तो कोई पानी पीने, जैसे ही मैं बाहर आया हूँ, किरण चौधरी जी बाहर आई हैं और साथी बाहर आए हैं राहुल जी को रिसीव करने के लिए 4:15 बजे, उसके बाद इस तरीके से लठ वहाँ पर देख, और ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं SPG प्रोटेक्टिव वहाँ पर आता है, तो इस तरीके के, ये तो SPG की जो वहाँ पर पूरे इंतजाम थे दिल्ली पुलिस के, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है बहुत बड़ा। हम जानते हैं जो कांग्रेस है ना, सबसे बड़ी पार्टी है, मैं ये भी मान लेता हूँ इस देश की सबसे महान पार्टी है। ये जो महान पार्टी है या जो सबसे बड़ी पार्टी आप लोग इसको कहते हैं, हालांकि थोड़े से MP अब आपके सेंटर में बचे हैं, थोड़े से हरियाणा में बचे हैं, 15 पहले थे, 2 और आ गए, अब 17 हो गए। हर एक आदमी इसमें मुख्यमंत्री बनना चाहता है, बनना भी चाहिए, सबकी इच्छा होती है। ये पार्टी जा किस राह पे रही है? इसका बेली बारिश है कोई? आला कमान, हाई कमान रोकते हैं लोगों को, जो बयान आते हैं वो TV पे सुनते नहीं है, अखबारों में पढ़ते नहीं है, कार्रवाई क्यों नहीं होती आपकी पार्टी? कार्रवाई मैं समझता हूँ कि पहले ये बात आई थी कि कोई इस तरीके से बयान नहीं करेगा, उसके बाद फिर वही बयानबाजी देखने को मिलती है, और खासतौर से पिछले इस बयानबाजी को कुछ दिनों में और कौन रोकेगा नहीं, इसको? हम लीडरशिप से बात करेंगे, पार्टी के प्रभारी से बात करेंगे। कब करेंगे? कब मैं जाऊंगा। कमलनाथ जी का कोई बयान नहीं आया, सोनिया जी राहुल जी से, सोनिया जी राहुल जी का इस मसले पर कोई बयान नहीं आया। नहीं, जो आप हमारे साथ बैठे हैं ना, आप हमारे साथ, गैग ऑर्डर कोई हमारे लिए नहीं होता है। सुनिए, आप हमारे सामने बैठे हैं ना, अशोक तंवर हो सकता हमारे लिए कोई वैल्यू ना रखते हो, आज आप हमारे सामने बैठे हैं कांग्रेस हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, जिसकी बहुत वैल्यू है, उसके साथ ये घटना होती है और पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती, इसके मायने क्या हैं? उसके साथ घटना इसलिए होती है कि वो रोकने के लिए, जो वहाँ पर वारदात होनी है, जो लोग बार बार प्रयास, हमने मान लिया उसको आप अच्छा काम कर रहे थे, हमने मान लिया, इसीलिए हमने मान लिया, समझता हूँ कि हमने मान लिया, फौजी का बेटा आप अच्छा काम कर रहे थे, फौजी का बेटा मैं रोकने के लिए गया, कांग्रेस के सिपाही हैं, हम सारा मान रहे हैं, लेकिन ये जो सिपाही जब अस्पताल में भर्ती हो गया तो उसको देखने तो चले गए, उससे मीठी मीठी बातें भी कर ली होंगी, उसको आश्वासन भी दे दिए होंगे। कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है या नहीं है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस पार्टी शिंदे कमेटी बनी है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने सबके विचार भी सुने हैं, सबने जाकर के अपना पक्ष रखा है
और वो जो रिकमेंडेशन देंगे उसके आधार पर न्याय मिलेगा। साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, ये फ़ोटो 24 तारीख की है। पुलिस में जो हमारा पहले दिन मेन कंप्लेंट था उसका नाम है नवदीप दलाल, हिसार से लड़का है। 24 तारीख को 11 बजे सुबह आईजी हिसार की कोठी के सामने मार्केट है, उसके अंदर वो प्राइवेट लाइब्रेरी चलाते हैं। कई तरह के लोगों के ऊपर धमकी भी आई है और वहाँ पर आकर के ये फरसा मार करके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि वो उस दिन वहाँ नहीं थे, उनके बड़े ब्रदर की सास पानीपत में पूरा परिवार गया हुआ था। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये सारे साथी, मैंने तो इनको सबको मना किया और इसीलिए हमने कहा कि कोई पुलिस एफआईआर छोड़ दीजिए, इसको सारे को भूल जाइए। क्योंकि आपकी पार्टी का मसला, कार्रवाई आपकी पार्टी ने करनी थी जो अभी तक नहीं हुई। आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, फिर भी कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। कार्रवाई समय आता है जब कार्रवाई भी होती है और लीडरशिप इन चीज़ों को समझती है, और मैं समझता हूँ कि समय समय पर जो संदेश देना होता है वो लीडरशिप देती भी है। शिकायत तो आप हुड्डा साहब ही की कर रहे थे और हुड्डा साहब को तो राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठा के इटालियन एम्बेसी ले गए, 1-1.5 घंटे तक तो कम से कम वो साथ रहे। बहुत बढ़िया बात है, साथ रखा, मैं भी उनके साथ आया हरियाणा। तो ये तो कोई, मैं नहीं समझता कि कोई, अपनी अपनी बात उनको करनी होती है, जहाँ जिसको लेके जाना होता है वो लेकर के जाते हैं। आपको ये नहीं लगता कि जो संघर्ष आपकी पार्टी के लोगों को, कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ करना चाहिए था, उस संघर्ष आप एक दूसरे के खिलाफ करने में ही बिजी हैं? नहीं, मैंने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया, एक भी ऐसा काम नहीं किया कि मैं ये दिखाऊं कि मैं किसी दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अंदर संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा संघर्ष पहले दिन से, हम आपको याद कराते हैं आपकी पार्टी का संघर्ष पहले दिन से स्वर्ण जयंती समारोह हो रहा था, स्वर्ण जयंती समारोह हो रहा था, उसमें सरकार ने आपको भी बुलाया था, आपको मतलब कांग्रेस को, सरकार ने इनेलो को भी बुलाया था। इनेलो वाले वहाँ पे चले गए, अपना भाषण वगैरह दिया उन्होंने, जो भी अपना दुख दर्द था वहाँ पे व्यक्त किया। आप वहाँ भी एक दूसरे के साथ संघर्ष करते नजर आए, आप सिरसा में नजर आ रहे हैं। स्वर्ण जयंती अगर आप गुड़गांव की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो कोई गया नहीं था। और यहाँ सुरजेवाला पंचकुला में नजर आ रहे हैं। वो तो राहुल जी उस दिन जब 2 दिन के अंदर 3 बार उसी आरएमएल हॉस्पिटल के वहाँ, उसी थाने के अंदर दिल्ली पुलिस जब उनको गिरफ्तार किया, जो हमारे साथ किया, वो कुछ दिन बाद 1 महीने के अंदर अंदर उनके साथ भी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में करने का। तो राहुल जी जिस दिन भिवानी आए हैं तो बहुत लोगों का, हमने तो उसका बॉयकॉट इसलिए किया उस प्रोग्राम का कि एक तरफ आप हमारे नेता को वहाँ पर हिरासत में 2 दिन लेते हो, एक शहीद फौजी जो हमारे रामकिशन ग्रेवाल थे, जो 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के जिन्होंने आत्महत्या करी, और फिर उसके बाद किस तरीके से जाति करते हो, तो ये बाइकआउट उसके वजह से था। नहीं तो मैं समझता हूँ कि अगर सब ठीक होता तो पार्टी उस पर फैसला कर। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। फिर 3 जगह अलग अलग आयोजन करने की जरूरत क्या पड़ गई? नहीं, वो तो हमने जिला स्तर का कार्यक्रम दिया था कि हर जिले के अंदर। जिला स्तर का दिया था या एक दूसरे की शक्ल देखने से पूरे हरियाणा के अंदर जब हमने ये फैसला कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे स्वर्ण जयंती जो समारोह था, उत्सव जिसका उन्होंने नाम दिया, इसको हाईजैक कर लिया, एक पार्टी का शो बना दिया। ऑल पार्टीज़ का एक बार केवल मीटिंग हुई, दोबारा कभी ऑल पार्टीज़ को नहीं बुलाया गया। किस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश थी। आप लोग बुलाते थे? नहीं, हम बुलाते थे, नहीं बुलाते थे, आगे समय आएगा बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सब पार्टियों का है, 50 साल अब हुए हैं, अगर 50 साल हमारे समय में होते, कार्यक्रम इस तरीके के आयोजित होते रहते, उनको इन्वॉल्व करते। लेकिन जब ये तय हो गया कि उन्होंने एक तरफा वो बना दिया, तो हमने, क्योंकि इंदिरा जी ने इसको अलग राज्य का दर्जा दिया, आज खुशहाल प्रदेश है हर तरीके से। कांग्रेस के सिपाही के तौर पे कि हमने हर जिले में कांग्रेस के सिपाही के तौर पे आपसे मेरा एक सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक्स खेला, काले धन का जो उनका वायदा था, उस वायदे को निभाने के चलते 500 रुपये के और 1000 के नोट बंद कर दिए। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक था या मास्टर फेलियर था, ये तो समय बताएगा। कैसे फेलियर? जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बदली थी दौलताबाद, नई नई करेंसियाँ चलाई थी, और वापस जब लोग बड़े बड़े जो उसमें नोबल थे उस समय के, वो मर गए थे, बहुत असुविधा हुई थी, तो वापस राजधानी वहीं लेकर के आए थे। ये जो कदम उठाया है, मामला था ब्लैक मनी बाहर से लाने का, 15-15 लाख लोगों को देने का,
देश में भी भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी का कहीं ना कहीं एक संबंध है, कदम का स्वागत करते हैं। लेकिन आज के समय में मैं समझता हूँ कि जहाँ अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो, आज जहाँ पर एफडीआई आनी हो, वहाँ पर ये लोगों के मन में शंका पैदा करता है। सेंसेक्स नीचे आ गया है, लोगों के मन में नहीं, सेंसेक्स नीचे आ गया है। सेंसेक्स में भी जो काले धन वाले हैं ना, उनका ज़्यादा बोलबाला है। और जो 500 रुपये का 1000 रुपये का जो नोट है, ये माना जाता है कि ये ड्रग्स के लिए, आतंकवाद के लिए, जो रियल स्टेट हैं बड़े बड़े, उनमें ब्लैक मनी के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। तो आपको लगता है इस कदम से कुछ काला धन वापस आएगा? हालांकि हर एक चीज़ का तोड़ है हमारे हिंदुस्तान में। तो वो तो समय बताएगा। अगर 500 और 1000 से आतंकवाद, ड्रग्स और ये चीज़ें बढ़ रही थी, तो 500 और 2000 से कितना बढ़ेगा, ये भी समय बताएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि कदम अभी उठाया है, इसके परिणाम समय जब आएगा तब पता चलेंगे। अच्छा कदम है, बुरा कदम है? नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज के समय में ये लगता है कि इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान होगा, और ये सरकार ने अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा या काला धन रखने वालों को नुकसान होगा? नहीं, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। काला धन जो रखने वाले हैं उनका कितना नुकसान होगा, क्या होगा, क्योंकि इस देश में 95% जो काला धन है वो 5% लोगों के पास है, और 95% लोग जिन्होंने विदेश में जमा करा रखा है। तो लेके आए ना, किसने मना किया है? 2.5 साल तो वो हो गए, जब कब लेके करेंसी आएंगे? अपनी वाली वहाँ पे नहीं चलेगी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो शुरू से बात थी कि लेकर के आएंगे धन। कब तक धन आएगा, कब तक 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, कब स्वामीनाथन रिपोर्ट आएगी, कब इस देश के 2 करोड़ ये वाली बातें आपको अच्छी लग रही है ना? हमारी नौजवानों को कांग्रेस वाली अच्छी नहीं लग रही थी। नहीं, मुझे सारी बातें अच्छी लगती है। ये आखिरी मेरा सवाल है। मान लीजिए कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो राहुल गांधी से जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप उनको कैसे यकीन दिलाएंगे कि देश की बात तो हम नहीं करते, देश की राजनीति से तो आप फिलहाल दूर हैं, केंद्र की से भी और हरियाणा की भी, कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तो कैसे आएंगे? क्या अपील है आपकी? कांग्रेस के भी अच्छे दिन आएंगे, देश की 125 करोड़ जनता के भी आएंगे, हरियाणा के 2.5-3 करोड़ जनता के भी आएंगे, और मैं समझता हूँ कि जो लोग कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके भी दिन आएंगे, और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और 2019 में लोग ये कहेंगे कि 14 में हम राहुल गांधी जी को क्यों नहीं लेकर के आए। ये वाले जो सवाल है ना, आपने तो 2014 का उठाया, जो आपसे पहले आए थे कांग्रेस के बड़े नेता करण दलाल, वो तो मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री बनाने पर सवाल उठा गए थे। बहरहाल आपके अच्छे दिन आए। चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आज अशोक तंवर साहब ने हमारे सवालात का कितनी ईमानदारी से जवाब दिया, और कितनी जवाब देते समय इनकी मजबूरियां रही, इनको समझने का, समझाने का काम हम आप पर छोड़ते हैं। बहरहाल आज इस चक्रव्यूह को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपने कीमती समय में से, और ख़ास तौर से क्योंकि शारीरिक तौर पर अभी आप काफ़ी कष्ट झेल रहे हैं, आप ईटीवी के स्टूडियोज़ में आए, अपनी बात हमसे साझा की, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। कष्ट और संघर्ष तो हम बचपन से करते आए हैं। एक वायदा जाने से पहले हम आपसे लेंगे कि अब जब जिस मंच पे भी जाएंगे या जहाँ पे भी जाएंगे तो अशोक तंवर खुल के बोला करेंगे। ये वायदा आप हमसे कर सकते हैं? नहीं, मैं तो पहले भी खुल के बोलता हूँ और भी खुल के बोलेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चक्रव्यूह के बाद भी ईटीवी पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।